Good morning, everyone. Welcome to lecture number 7 of CA Intermediate Fast Track Batch May 2021 Taxation. लास्ट लेक्चर में आपने मेरे पास कर लिया था सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 14 स्टार्ट, जिसके साथ हमने पढ़ना था रूल 2BB। मैंने आपको बताया था अलाउंसेस हम लोग तीन तरह के पढ़ते हैं। कुछ अलाउंसेस फुली एग्जाम्प्ट हैं, कुछ फुली टैक्सेबल हैं और कुछ पार्टली एग्जाम्प्ट पार्टली टैक्सेबल हैं। हमने ब्रॉडली कवर करने होते हैं फुली एग्जाम्प्ट वाले और पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जाम्प्ट वाले। जो हम कहीं कवर नहीं करते वो फुली टैक्सेबल हैं। तो पार्टली पार्टली की फैमिली में हमारे पहले अलाउंसेस हम ये कवर करते हैं, सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1, सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 1 में हमारे आते हैं ऑफिशियल अलाउंसेस और सब क्लॉज 2 में आते हैं हमारे पर्सनल अलाउंसेस। पिछले लेक्चर में हमने काफी ऑफिशियल अलाउंसेस समझ लिए थे, जहां पे हमने बात की थी कि हमारी जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो आएगी सेविंग्स के हिसाब से। यानी अगर एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर 500 पर मंथ अलाउंस दे रहा है ऑफिशियल, फॉर एग्जांपल सर्वेंट अलाउंस आएगा इसमें? नो, हेल्पर अलाउंस आता था। सर्वेंट अलाउंस मैंने कहा था फुली टैक्सेबल में जाता है। यहाँ यूनिफॉर्म अलाउंस आता है, एकेडमिक अलाउंस आता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आता है, ट्रैवलिंग अलाउंस आता था, ट्रैवलिंग अलाउंस आता है, कन्वेंस अलाउंस आता है, डेली अलाउंस आता है। अगर 500 पर मंथ का अलाउंस मिल रहा है और अगर एम्प्लॉई उसी ऑफिशियल पर्पस के लिए मान लीजिए 400 पर मंथ स्पेंड कर देता है, तो जो टैक्सेबिलिटी आएगी इनकम टैक्स में वो 100 रुपीज पर मंथ की आएगी। सेविंग्स इज टैक्सेबल, ये हमने कवर कर लिया था। पर्सनल अलाउंसेस में क्या होता है, आप खर्च कितना करते हो वो मैटर नहीं करता। एम्प्लॉय जी आप खर्च कितना करते हो वो मैटर नहीं करता। आपका एम्प्लॉयर जितना आपको अलाउंस दे रहा है उसमें से एक लिमिट हम आपको दे देंगे, उतनी हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। So we will not see what amount you are spending against that allowance. We'll be giving a limit and that allowance will be exempt up to that limit. तो ये राइट साइड पे हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला अलाउंस जो आता है वो आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ध्यान होगा आपको, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम है। ये भी इसमें अप टू वर्ड है, यानी इसका मतलब अगर एक एम्प्लॉय को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, अगर एक एम्प्लॉय को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, सपोज 80 रुपीज पर मंथ फॉर फर्स्ट चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है, और दूसरे का मिल रहा है 140 रुपीज पर मंथ फॉर सेकंड चाइल्ड। बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती सुनो क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड जब सैलरी इनकम निकालते हैं तो यहाँ करते हैं 80 इंटू 12 प्लस 140 इंटू 12, इतना अलाउंस रिसीव हुआ, माइनस एग्जम्पशन। एग्जम्पशन निकलती है सेक्शन नंबर 10 14 2 की, रूल 2BB। बिल्कुल ठीक है, ये लिखते हैं बच्चे साथ में। और यहाँ बच्चा गलती करता है 100 इंटू 12 इंटू 2, 100 रुपीज पर मंथ होती है, दो बच्चे की एग्जम्पशन, ये गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि 100 रुपीज मैक्सिमम है। यहाँ पे आपको ऐसे 100 इंटू 12 इंटू 2 ना करके आपको करना चाहिए 80 इंटू 12 प्लस 100 इंटू 12, क्योंकि 140 वाले में से आपको 100 की एग्जम्पशन मिलेगी और 80 वाले में से तो सिर्फ 80 की मिलेगी। तो 100 इंटू 12 इंटू 2 वहां पे मत करना जहां किसी बच्चे का अलाउंस 100 रुपीज से कम हो। जहां तो 100 रुपीज से ज्यादा का अलाउंस है वहां आप सीधा 100 इंटू 12 इंटू 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सिर्फ एक चाइल्ड का अलाउंस मिल रहा है तो भी 100 इंटू 12 इंटू 2 मत करना। और कई बार ना क्वेश्चन लैंग्वेज ऐसे लिख देता है 500 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन, तो बच्चे इसको क्या करते हैं 500 इंटू 12 इंटू 2, गलत हो जाएगा। 500 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन का मतलब क्या है, 500 पर मंथ इन मतलब 2 चिल्ड्रन का है तो 500 इंटू 12 आएगा बस अलाउंस रिसीव्ड में, और माइनस करोगे 100 इंटू 12 इंटू 100 इंटू 12 इंटू 2। एक सेकंड एक्सक्यूज करना, रीड करिए जरा इसको।
रिलेटेड सर डिडक्शन मिलती है। एक बात ध्यान रखना, एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल सभी इंप्लॉइज के लिए है, यानी सैलरी का पार्ट तो सबका बनेगा, लेकिन सिर्फ अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो उसके केस में नीचे जाके एक डिडक्शन मिल जाती है, वो एक अलग पॉइंट है, वो अलग से कवर करेंगे। पर इतना क्लियर कर लो, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फुली टैक्सेबल फॉर ऑल। सर क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी फुली टैक्सेबल है? यस, एक बार उसकी सैलरी में भी जोड़ना है, जिसको डिडक्शन भी मिलनी है उसकी सैलरी में भी जोड़ना है। यस और नो? बाकी ये सारे अलाउंसेस अगर आप पढ़ेंगे, एक ना पेपर में क्वेश्चन आया था कि एम्प्लॉय को स्पेशल अलाउंस मिल रहा है। अब बच्चे ने क्या सोचा, स्पेशल अलाउंस, तो यहाँ पे भी ना हेडिंग होती है स्पेशल अलाउंसेस सेक्शन 10-14 की, लेकिन गड़बड़ ना कर देना। स्पेशल अलाउंस में जब तक वो नाम ना बताए आपको किसी अलाउंस का, आप एग्जाम्पशन दे ही नहीं सकते। अगर वो सिर्फ स्पेशल अलाउंस के नाम से अलाउंस दे रहा है, दैट इज फुली टैक्सेबल। आपको क्या पता कौन सी एग्जाम्पशन देनी है स्पेशल अलाउंसेस के अंदर, जब तक वो नाम मेंशन ना करे। ये अभी 2-3 अटेम्प्ट पहले ये नाम आया था क्वेश्चन में स्पेशल अलाउंस के नाम से, इसे फुली टैक्सेबल कर देना। यस और नो? तो ये वाले पॉइंट्स आप सारे पढ़ सकते हो। उसके बाद माइंड में आता है सर कुछ अलाउंसेस ऐसे बताओ जो फुली एग्जम्प्ट है। तो एक तो इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट एम्प्लॉई पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, याद कीजिए, इनकी सैलरी एक तो डीम टू क्रूराइज इन इंडिया होती थी, और वहीं इनके अलाउंसेस और परक्विजिट सारे के सारे एग्जम्प्ट किए हुए थे। इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो एम्बेसी वगैरह के लोग बाहर पोस्टेड है, हमारे इंडिया के बाहर जो पोस्टेड हैं, उनकी सारी सैलरी इनकम डीम टू क्रूराइज इन इंडिया है, पर अलाउंसेस और पर्क क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट। कितनी लिमिट है? विदाउट एनी लिमिट, फुली एग्जम्प्ट है। फिर एक जजेस को मिलता है, ये मेन नोट्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये इसी बार मैंने एडिशन करी है। जजेस को ना ऑफिशियल रेजिडेंस का वो मिलता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन जजेस को ना ऑफिशियल रेजिडेंस मिलती होती है इनके एक्ट के हिसाब से। और अगर वो ये रेजिडेंस नहीं ऑक्युपाई करते तो उनको उसी के अगेंस्ट एक अलाउंस मिल जाता है। ये इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये हाई कोर्ट वालों का अपना एक एक्ट है, हाई कोर्ट जजेस का, सुप्रीम कोर्ट वालों का अपना एक एक्ट है। हमारा इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को उनके एक्ट में बताए हुए अकोमोडेशन वाला जो पॉइंट है, उसके बदले अगर अलाउंस मिल जाता, अगर वो अकोमोडेशन नहीं हायर अकोमोडेशन अगर वो नहीं यूज करते, तो वो अलाउंस हम क्या कर देंगे, टैक्स फ्री। यानी आप माइंड में सिर्फ इतना रखो कि अकोमोडेशन ना रख के जज ने अलाउंस ले लिया, किसके जज ने, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो वो अलाउंस क्या हो जाएगा, फुली एग्जाम्प्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये अगर आप एडिशन करना चाहते हो, जहां आपका सैलरी का चैप्टर है, वहां मैंने एक ना टेबल, एक समरी बना रखी है फुली एग्जाम्प्ट वाली, फुली टैक्सेबल फुली एग्जाम्प्ट, पेज नंबर कितना है, 96 पेज पे। वहां ना नीचे देखिए फुली एग्जाम्प्ट वाले आपको दिख रहे होंगे 96 पेज पे, फुली एग्जाम्प्ट अलाउंसेस। तो वहां आपको एक अलाउंस तो मिल रहा होगा, सम्पचुरी अलाउंस गिवन टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, चेक करो, वहीं चेक करो मैडम, वहीं 96 पॉइंट पेज पे ही सेकंड पॉइंट फुली एग्जाम्प्ट के अंदर दिखेगा आपको, सम्पचुरी अलाउंस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो मैं अब एक और अलाउंस, ये वाला देखो यहां भी लिखा हुआ है सम्पचुरी अलाउंस वाला, पॉइंट नंबर 3, एक नया पॉइंट यहां पे आप ऐड कर सकते हो, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, अलाउंस, ब्रैकेट में लिखा है गिवन इफ जज डज नॉट यूज ऑफिशियल रेजिडेंस। कौन से जज, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इन जजेस को जो ये अलाउंस मिल रहा है वो फुली टैक्स फ्री है। और सम्पचुरी अलाउंसेस क्या होते थे, ये मैंने आपको बताया था कि भाई जज एक ठाट बाट वाला आदमी है सोसाइटी के अंदर, तो वो लैविश खर्चों वगैरह को करने के लिए, वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए एक सम्पचुरी अलाउंस दिया जा रहा है, वो सम्पचुरी अलाउंस भी जजेस का टैक्स फ्री है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। फिर यूएनओ अपने एम्प्लॉइज को अलाउंस दे रही है, वो एग्जम्प्ट है, वो टैक्स फ्री है। और कंपनसेटरी अलाउंसेस, जो सिटी जो होता है ना कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, जहां पे आप महंगे सिटीज में जाते हो तो वहां कंपनसेटरी अलाउंसेस दे देते हैं, तो जजेस को जो अलाउंसेस मिलते हैं ये भी टैक्स फ्री है। तो टैक्स फ्री यानी कि एग्जम्प्ट अलाउंसेस आपको सारे पता हूं, पार्टली पार्टली वाले पता हूं। और बताओ पार्टली पार्टली में एक तो मैंने ये पढ़ा है, ये वाले स्पेशल अलाउंसेस, और कौन सा पढ़ा है पार्टली पार्टली में, देखते हैं किसको याद है, एचआरए, वो मत भूल जाना, इसके ऊपर एचआरए तो था, एचआरए भी तो पार्टली पार्टली है, इसके अंदर आप एग्जम्पशन कैलकुलेट करते हो। तो पार्टली पार्टली में कौन कौन से हुए, एक एचआरए, एक स्पेशल अलाउंसेस बहुत सारे, पर्सनल और ऑफिशियल, वो वाले हो गए। फिर कौन से हो गए, बस फिर फुल एग्जाम्प्ट है, फुल एग्जाम्प्ट ये वाले आगे, ये वाले नीचे, और इसके अलावा जितने भी बच गए, एंड द लिस्ट गोज ऑन, लिस्ट गोज ऑन, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये तो इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, ठीक है, ये सारे फुली टैक्सेबल है। यस और नो?
सबको क्लैरिटी है? और टेलीफोन अलाउंस में खास पॉइंट क्या पड़ा? टेलीफोन फैसिलिटी, टेलीफोन परक्विजिट टैक्स फ्री है, चाहे पर्सनल पर्पस के लिए भी हो। यस, बिल्कुल यस। आगे बढ़ेंगे लाइफ में। सेक्शन 15 हमने कवर कर लिया था सैलरीज का। सेक्शन 17 का क्लॉज 1 कवर किया था हमने, मीनिंग ऑफ सैलरी। बीच में धुरंधर अटैक हो गया सेक्शन नंबर 10 का, 1013 ए, 1014(1), 1014(2), 10(7) भी किया आज हमने फॉरेन अलाउंसेस वाला। अब वापस सैलरी चैप्टर के अंदर सेक्शन आता है हमारा 16। सैलरी चैप्टर में और कौन सा सेक्शन है? 16। तो 16 के 3 क्लॉजेस पढ़ते हैं हम, 16(1)(a), 16(2) और 16(3). तो पहले 16(1)(a) तो बिल्कुल छोटा सा स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये भी नई नई चीज है, 2 साल पहले ही आई थी। पहले इसको 40,000 रखा हुआ था, बाद में इसको एनहांस करके 50,000 कर दिया था। जितनी आपकी ग्रॉस सैलरी है उतने की डिडक्शन मिल जाएगी, पर मैक्सिमम 50,000। तो अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से सैलरी मिल रही है आपको, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ऐसा हो सकता है एक ही प्रीवियस ईयर में हम एक से ज्यादा एम्प्लॉयर्स के पास एम्प्लॉयड हो, तो आपकी जो सैलरी इनकम आएगी वो तो सारी जोड़ के आएगी। तो बताओ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आप दोगे वो 50,000 पर एम्प्लॉयर दोगे या 50,000 एग्रीगेट में दोगे? 50,000 ग्रॉस सैलरी में से मिलनी है। जितने आप 10 एम्प्लॉयर के पास काम कर लो, जितनी भी ग्रॉस सैलरी आएगी उसमें से एक ही बार आपको डिडक्शन मिलेगी 50,000। यस और नो? एक ना क्वेश्चन यहाँ पे और आता है, क्लबिंग के अंदर जाके रेलिवेंस आती है इसकी। मान लो मिस्टर एक्स की सैलरी इनकम निकल रही है, ठीक है, और मिसिज एक्स हैं, उनकी सैलरी इनकम क्लब करनी है मिस्टर एक्स के साथ। हम क्लबिंग वाले चैप्टर में ऐसा पढ़ते थे कि अगर आपका स्पाउस एक ऐसे कंसर्न में एम्प्लॉयड है जहां आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है या डिग्री नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्पाउस को मिलने वाली सैलरी उसके साथ क्लब कर दी जाती थी जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता था। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि मिस्टर एक्स की जब सैलरी इनकम निकलेगी उनको तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, कोई डाउट ही नहीं। जो मिसिज एक्स की सैलरी इनकम निकल रही होगी वो सैलरी इनकम क्लब होगी मिस्टर एक्स के साथ। क्या मिसिज एक्स की भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिस्टर एक्स क्लेम करेंगे? द आंसर इज यस। मिसिज एक्स की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी ना, वो सारी कैलकुलेट करके नेट जो फिगर आएगी वही क्लब की जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो मिस्टर एक्स तो अपनी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे ही लेंगे, मिसिज एक्स की जो इनकम होगी वो भी सारी कैलकुलेट होगी सारे रूल्स लगाकर, और उसके बाद जो बचेगा उसे क्लब कर दिया जाएगा। यस और नो? क्लियर है पॉइंट? बढ़िया पॉइंट है। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल है सभी इंप्लॉइज के लिए, तो ग्रॉस सैलरी में तो सभी इंप्लॉय के शामिल कर लेना। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो नीचे लिखे 3 पॉइंट में से लीस्ट आपकी डिडक्शन हो जाएगी। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट मत लिख के आना, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल। दिस इज नॉट एग्जम्प्ट, दिस इज डिडक्टेबल। नंबर 1, जितना अलाउंस रिसीव हुआ उतना, यानी किसी भी केस में आपकी डिडक्शन एक्चुअल अलाउंस से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरा, ₹5,000। अक्सर यहाँ पे हम गलती देखते हैं बच्चे के ना, स्वाभाविक 5,000 पर मंथ, 5,000 to 12 कर देता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अलाउंस आपको क्वेश्चन में दिया होता है ना वो पर मंथ दिया होता है ज्यादातर, तो बच्चा नीचे वाला भी 5,000 पर मंथ कर देता है। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि भाई ये पर मंथ नहीं है, फ्लैट है 5,000, एनुअल है। यस और नो? और एक चीज यहाँ पे हमने देखनी है, 20% ऑफ योर बेसिक पे, सिर्फ बेसिक पे। यहाँ सैलरी आरबीएस वाली मत उठा लेना, बेसिक प्लस डीए, फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, ये वाली काफी हमारे माइंड में होती है। पर एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए हम सिर्फ क्या देखते हैं? बेसिक सैलरी। और बेसिक सैलरी भी कौन सी लेनी है? एनुअल। यस और नो? इन तीनों में से जो भी लिस्ट आएगा उसकी डिडक्शन बताओ, ऊपर जहां हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखा होगा उसी में से लेस कर देंगे, या पहले हम सारी ग्रॉस सैलरी निकालेंगे और उसके बाद हम माइनस क्या करेंगे? डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस की। यानी फिगर आप निकाल चुके होगे टैक्सेबल वाली, तब जाके ग्रॉस सैलरी आती है, और उसमें से 3 डिडक्शंस मिलती हैं, एक 16(1)(a) की, एक 16(2) की और एक 16(3) की। 16(1)(a) तो मिलनी है हर एक एम्प्लॉय को, 2 और 3 डिपेंड करता है क्वेश्चन में आ रही कि नहीं आ रही। यस और नो? और यहाँ पे एक पॉइंट छोटा सा मैंने और लिखा है कि भाई एंटरटेनमेंट अलाउंस पे ना कई बार क्या करता है क्वेश्चन, ये दे देता है कि एम्प्लॉई ने एंटरटेनमेंट अलाउंस पे इतना पैसा खर्च करा है। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस का पर्पस क्या होता है?
पर्पस ना वैसे इसका ऑफिशियल होता है, मैं आपको सही बताऊं, ये ना उसके लिए होता है कि जैसे मान लो कोई कस्टमर वगैरह आते हैं आपके कंपनी के, आपके ऑफिस के, तो उनके ऊपर खर्च वगैरह कर रहा है एम्प्लॉय, पर इसकी एग्जम्पशन थोड़ी सी देख के दी हुई है, फुली एग्जम्प्ट नहीं है। समझ आ रही है? एम्प्लॉय के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, पर डिडक्शन इसकी सिर्फ किसको दे रखी है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और कितना खर्च हुआ वो रेलिवेंट नहीं है। आप देख सकते हो जो तीनों क्लॉज हैं उसके अंदर एक्चुअल खर्चा देखा ही नहीं हुआ, पेपर में जानबूझ के आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का खर्चा भी देगा कि एम्प्लॉय ने इतना पैसा खर्च करा, वो इररेलेवेंट है। अगली डिडक्शन हमारी जो अंतिम डिडक्शन है वो है प्रोफेशनल टैक्स उर्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स 16(3). देखो ये टैक्स क्या है, बेसिकली ये सेंट्रल लेवल का टैक्स नहीं है, ये स्टेट लेवल का टैक्स है। पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी एम्प्लॉयमेंट पे या प्रोफेशन पे टैक्स चार्ज कर सकती है। इनकम टैक्स वाले तो सिर्फ इस टैक्स की क्या देते हैं? डिडक्शन। ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, स्टेट के पास जाता है। अगर तो ये प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे लगता है फिर तो एम्प्लॉय के हाथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका। एम्प्लॉयर जितना टैक्स पे करेगा, एम्प्लॉयर जैसे मान लो आप सीए का ऑफिस खोल लेते हो और मान लो पंजाब के अंदर सीए प्रोफेशन करने वालों पे प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ता है, मान लो प्रोफेशनल्स को, तो प्रोफेशनल जब अपनी पीजीबीपी इनकम निकालता होगा उसमें से प्रोफेशनल टैक्स क्या करवा लेता है? अलाउ। किस हेड में? पीजीबीपी। देयर इज नो ट्रीटमेंट अंडर द हेड सैलरीज। लेकिन सैलरी हेड में आप कब आते हो? जब ये टैक्स इंपोज होता है एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम से या इवन प्रोफेशनल टैक्स के नाम से भी हो सकता है, पर इंपोज किस पे हो रहा है? एम्प्लॉय पे। तो ऐसे में हम आगे दो केस पढ़ाते हैं, एक एम्प्लॉय पे इंपोज हुआ, एम्प्लॉय ने ही पे कर दिया, ऐसे केस में ग्रॉस सैलरी में कोई एडिशन नहीं होगी अलग से, बस जितना एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया होगा उतने की उसको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 16(3) में ग्रॉस सैलरी में से। पर ये डिडक्शन जो मिलती है ये सिर्फ मिलती है पेमेंट बेसिस पे। ये डिडक्शन किस बेसिस पे मिलती है? बताओ, अगर क्वेश्चन कहता है कि एम्प्लॉय ने 3000 प्रोफेशनल टैक्स में से सिर्फ 2000 पे करा साल में, तो हम डिडक्शन कितने की देंगे? 2000, 3000 की नहीं देंगे। और अगर क्वेश्चन कहता है 3000 रुपीज का प्रोफेशनल टैक्स है जो इंपोज हो एम्प्लॉय पे, लेकिन वो 3000 का 3000 पे कर दिया एम्प्लॉयर ने, यानी इंपोज किस पे हुआ था? एम्प्लॉय पे, पर पे किसने कर दिया? एम्प्लॉयर ने। तो पहली बार यहां पे मैं जिक्र करता हूं मॉनिटरी परक्विजिट्स का। इसे हम क्या बोलते हैं? मॉनिटरी पर्क्स। कई बच्चे से अलाउंस बोल देते हैं, इसे अलाउंस ना बोल देना। अलाउंस तो मंथली मिलता है आपको। ये तो क्या था कि कोई चीज एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन थी जो उसने पे करनी थी, पर पे किसने कर दी? जहां जहां पॉइंट ऐसा आएगा ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर, that is to be treated as a monetary perk in the hands of employee and that is taxable under section 17(2)(4). ये 17(2)(4) मैंने यहां लिखा है। अगर imposed on employee है, paid by employer है, तो उसे सैलरी में जोड़ लो। और कितना अमाउंट पे करा था अभी? 3000, तो पूरे का पूरा 3000 जितना पे कर दिया 16 भी चाहिए, क्योंकि ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर है। तो इनकम टैक्स वाले क्या कहेंगे? भाई ये तो आपने एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंचा दिया, पर हम भले लोग हैं इसलिए हम आपको क्या देते हैं? डिडक्शन। क्या देते हैं? डिडक्शन। पर ये डिडक्शन मिलेगी सिर्फ पेमेंट बेसिस पे। कई बार ना क्वेश्चन आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। इनकम टैक्स ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर। पहली बात तो इनकम टैक्स ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर है, तो ये भी वही ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, तो एक तो इसे भी ग्रॉस सैलरी में जोड़ने का है। पर लेकिन क्या नीचे जाके 16(3) की डिडक्शन देने का है? नो, दिस इज इनकम टैक्स नॉट प्रोफेशनल टैक्स। इनकम टैक्स की डिडक्शन थोड़ी ना है। बस माइंड में ना बच्चे के वो होता है इनकम मतलब टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ऊपर जोड़ भी दिया नीचे घटा भी दिया, गलत हो जाएगा। यस और नो? सब। हाँ, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिलता है वो तो मंथली मिल रहा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस तो मंथली ही मिल रहा है। अगर मान लो 200 पर मंथ मिल रहा है एम्प्लॉय को, तो 200 इंटू 12 2400 तो ग्रॉस सैलरी में जोड़ दो ऊपर सबके लिए, ग्रॉस सैलरी की फिगर आ जाएगी, उसमें से माइनस क्या कर दो? डिडक्शन।
डिडक्शन के लिए क्या बना लेना, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या लिख लेना, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल। पर ये सिर्फ तभी बनेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉई हुआ या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉई हुआ तो भी नहीं बनेगी वर्किंग। बाकी मैं आपको एक राय देता हूं, ये तो हम लोग ना क्विकली रिव्यू कर रहे हैं। जब आप बुक दोबारा खोलोगे, बुक के अंदर बारीकी के पॉइंट थोड़े और मेंशन किए हुए हैं, क्वेश्चंस के अंदर और अच्छे पॉइंट कवर किए हुए हैं। ये तो सिर्फ एक छोटी सी रिवीजन है फटाफट। यस और नो? इसके बाद हम टॉपिक कवर करते हैं दो छोटे छोटे, फोरगोइंग ऑफ सैलरी और सरेंडर ऑफ सैलरी। आपको याद करवाता हूं, एक ना कंसेप्ट होता था एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम। एक क्वेश्चन करवाते थे हम कि एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को कहा कि मैंने सर्विस तो कर दी इस महीने, लेकिन ये सैलरी मेरे अकाउंट में ना डाल के एक गरीब अनाथालय में या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में दान कर दे, मेरे को नहीं चाहिए सैलरी इस महीने की। मेरे मोह माया से विश्वास उठता जा रहा है और मैं तो भाई दान बलिदान में ज्यादा विश्वास करने लग गया हूं, तो मेरी सैलरी सारी दान कर दो। कर दी दान एम्प्लॉयर ने। बताओ क्या इस सैलरी पे टैक्स लगेगा एम्प्लॉय के लिए? द आंसर इज यस, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। भाई किसने मना किया था? आपने काम करा, आपकी सैलरी क्रू कर गई, अब आप उसको लेके चाहे खुद दान कर दो चाहे डायरेक्टली कह दो दान कर दो, करा तो आपने वॉलंटरली, टैक्स तो लगेगा। ये तो कंसेप्ट था एप्लीकेशन ऑफ इनकम का। एक कंसेप्ट और था डाइवर्जन ऑफ इनकम। अभी यहां से मत पढ़ो कुछ, सिर्फ सुनो। डाइवर्जन ऑफ इनकम में हम क्या बोलते थे, कई बार ना लीगल ऑब्लिगेशन होती थी कि जिसको पैसे मिलने हैं उसे पैसा ना मिलके वो पैसा कहीं और चला जाएगा, क्योंकि लीगली दूसरे के पास ओवर राइडिंग टाइटल है। यहां पे वर्ड यूज होता था ओवर राइडिंग टाइटल। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, लॉटरी का एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि अगर मान लो किसी व्यक्ति की लॉटरी लगती है, तो लॉटरी एग्रीमेंट ये कहता है कि जो प्राइज विनिंग है उसमें से 1% या 2% उस एजेंट के पास जाएगा जिसने आपको वो टिकट बेची। अगर आपको माला माल वीकली फिल्म याद हो तो उसके अंदर ना परेश रावल पूरी फिल्म में यही कहता रहता है, अगर किसी की लॉटरी लगी तो हमें भी पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वो टिकट बेचता होता है। तो वो यही करता रहता है। हालांकि फिल्म में वो लालच दूसरा कर जाता है कि जिसकी लॉटरी लगी वो सारा पैसा ही हथियाने की कोशिश करता है, वो एंथनी की, अगर आपको याद हो। बट चलो फिल्म के अंदर क्या जाना, आप टॉपिक के अंदर वापस आओ। तो अगर ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि भाई 2% उस एजेंट के पास जाएगा, तो बताओ जो लॉटरी विनिंग होगी वो विनर के लिए 100% टैक्सेबल होगी या 98% टैक्सेबल होगी? 98%, क्योंकि दिस इज डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवर राइडिंग टाइटल। तो एक बेस आपका क्लियर हुआ, जहां मैं अपनी मर्जी से छोड़ देता हूं वो टैक्सेबल है। हाँ, अगर मैं कोई ऐसी चैरिटेबल संस्था को डोनेट कर रहा हूं जो एटीजी के पर्पस के लिए एलिजिबल है या वहां रिकॉग्नाइज्ड है, तो मैं डिडक्शन क्लेम कर लूंगा, वो एक अलग बात है, पर टैक्सेबल तो होगी ना, टैक्सेबिलिटी तो आएगी ना। डिडक्शन तो अप टू अ सर्टेन लिमिट मिलेगी। यस और नो? और अगर कहीं ऐसी चीज है जहां पे ओवर राइडिंग टाइटल आता है तो वहां टैक्सेबिलिटी नहीं आती। तो फोरगोइंग ऑफ सैलरी तो वो चीज है जहां मैं अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूं। वहां तो हम लॉ, हमारा लॉ क्या बोलेगा कि अगर आपकी सैलरी एक्रू कर गई, आप छोड़ भी देते हो, त्याग भी देते हो, तो भी वहां पे टैक्सेबिलिटी आएगी। पढ़ो फोरगोइंग ऑफ सैलरी। Once salary accrues, the subsequent waiver by the employee does not release employee from tax liability. Such waiver is only an application and the salary shall be chargeable to income tax. अगर आपको इस सरेंडर ऑफ सैलरी सोचो नोट लिखना आता है, ये सॉरी फोरगोइंग ऑफ सैलरी पे, तो थोड़ा सा ना आपको इस तरह की वर्ड लिखने पड़ेंगे। इट इज ओनली एन एप्लीकेशन, इट डज नॉट रिलीज एम्प्लॉय फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी, थोड़ा सा टेक्निकल में जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ इनकम वाला चीज तो जरूर मेंशन करना पड़ेगा। एक चीज और आती है यहाँ पे, सरेंडर ऑफ सैलरी। अब सरेंडर ऑफ सैलरी भी हमें तो सेम लगती है, लेकिन सरेंडर ऑफ सैलरी में ना एक मजे की बात है, ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट को सैलरी सरेंडर की जा रही है। अब सोचो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पूरी सैलरी दे दी आपने, तो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या उस पर इनकम टैक्स मांगती? अच्छी लगती है? बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। इतना भी मतलब नजायज मत करो, ठीक है? अगले ने पूरी सैलरी दे दी और आप कह रहे हो सैलरी पे टैक्स भी लगेगा, तो ये एक एक्सेप्शन है जहां पे सरेंडर करने पे टैक्सेबिलिटी नहीं आती। लॉजिक उसका आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ के देख लो।
सैलरीज का 15 सेक्शन हो गया, 16 सेक्शन कंप्लीट हो गया। कुछ हमने क्या पढ़ लिया सेक्शन 10। अब फिर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सेक्शन एक यहाँ पे कवर करते हैं हम 89, रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरी। तो रिलीफ के कंसेप्ट में क्या होता था पहले मैं आपको याद करवाता हूँ, उसके बाद इसकी रीडिंग करवाता हूँ। अब आपको पता है जैसे कि प्रीवियस ईयर 2020-21 आपके पेपर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, प्रीवियस ईयर 20-21। तो इस ईयर में जो आपने सैलरी कमाई वो आपकी 20-21 में टैक्सेबल हो जाती है, यस और नो? किस बेसिस पे? ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। ये हमें पता है, गोल्डन रूल सैलरी का यही था। मान लेते हैं ये ईयर है 1/4/18 और ये ईयर है 1/4/19, यानी 18, 19, 19, 20, 2021, 3 ईयर आपको दिख रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है जो सैलरी यहाँ की होगी और यहाँ की होगी ये भी टैक्सेबल होगी नॉर्मली, तो अगर कोई एडवांस वगैरह इधर उधर नहीं है। कई बार क्या होता है हमारी सैलरी इस ईयर में इंक्रीज होती है और वो इंक्रीज होती है रेट्रोस्पेक्टिवली। कैसे होती है? रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज होता है। अब ऑब्वियस सी बात है जो सैलरी मेरी इंक्रीज ही इस ईयर में हुई आके 20-21 में, और तो जो ये इंक्रीज होगा ये पिछले ईयर में तो टैक्सेबल हुआ नहीं होगा क्योंकि इंक्रीज ही आज हुआ है, यस और नो? अब जो ऐसे करके पिछले साल के इंक्रीज हमें करंट ईयर में मिलते हैं उनको हम बोलते हैं एरियर्स ऑफ सैलरी। यानी जो रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज हुआ आज जो हमें पता लगा उन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं? एरियर्स। अब है तो वो भी सैलरी का पार्ट, टैक्स तो उन पे भी लगना चाहिए। बताओ ये एरियर्स ऑफ सैलरी किस रूल पे बेस्ड है टैक्सेबिलिटी के? ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। ये रिसीट बेसिस रूल लगता है एक, तो यहाँ पे ध्यान रखना, वरना ना आपको एक डाउट और आ सकती है। मान लो सैलरी इंक्रीज होगी 20-21 में और बैक डेट से होगी, लेकिन क्वेश्चन कहता है अभी तक एरियर्स रिसीव नहीं हुए एम्प्लॉय को, तो एरियर्स को आपने टैक्सेबल नहीं करना क्योंकि एरियर्स की टैक्सेबिलिटी किस बेसिस पे आती है? रिसीट बेसिस, पहली बात। अब दूसरी बात, एरियर्स हैं 18-19 और 19-20 से रिलेटेड, यस और नो? पर रिसीव हो रहे हैं 2021 में, तो टैक्सेबिलिटी किस ईयर में आएगी? 2021। कौन से टैक्स रेट्स लगेंगे? 2021 ईयर की, क्योंकि आज मिल रही है तो आज की टैक्स रेट से कैलकुलेशन करोगे। यही एसएससी को प्रॉब्लम हो जाती है कि यार ये हैं तो पुराने सालों के एरियर्स, आप इन पे टैक्स रेट लगा रहे हो आज का, और आज का टैक्स रेट तो हो सकता है ऐसा हो कि मेरा टैक्स ज्यादा बन रहा है। किस पे ज्यादा बन रहा है? सिर्फ एरियर्स की अमाउंट पे, सिर्फ किसकी अमाउंट पे मेरा टैक्स ज्यादा बन रहा है? एरियर्स। तो यहां पे हमारे इनकम टैक्स एक्ट ने इस बात को समझा और एक दिया सेक्शन नंबर 89 का रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ तो हम सरचार्ज में बोलते थे, ये रिलीफ है, सिर्फ रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एरियर्स, यस और नो? तो इसमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं आपको, रिलीफ निकालने के लिए कुछ क्या करने पड़ते हैं? स्टेप्स फॉलो। अगर इस क्वेश्चन में बात करूं तो यहाँ के स्टेप लगा के बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले हमें यहाँ पे टैक्स निकालना होता है करंट ईयर का। करंट ईयर में टैक्स निकालोगे कैसे? इंक्लूडिंग एरियर्स। कौन से रेट लगा के? आज के रेट लगा के पहले करंट ईयर का। अब करंट ईयर की इनकम आप कैसे निकालोगे? करंट ईयर की सैलरी इनकम दी होगी आपको, उसमें एरियर्स जोड़ लो और आज के रेट लगा के टैक्स लगा लो, टैक्स निकाल लो। ये रफ में होएगा, ये मतलब वर्किंग में होएगा। ये इसका एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपको कॉपी में करवा रखा है। 3 साल के एरियर्स इकट्ठे मिल रहे हैं एक साल में, और वो 3 साल के एरियर्स की बड़ी प्रॉपर हमने वर्किंग बना रखी है, एरियर्स, विद एरियर, विदाउट एरियर, ऐसे करके। स्टेप 2, टैक्स ऑन करंट ईयर एक्सक्लूडिंग एरियर्स। देखो एक्चुअल में हम लोग एसएससी को पता क्या रिलीफ देना चाहते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि इस साल एरियर्स पे तेरे क्या टैक्स लग रहा है, और अगर इन एरियर्स को उस साल में टैक्सेबल कर दिया जाता है जिस साल से पर्टेन कर रहे हैं, तो क्या टैक्स लगता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एरियर्स पे टैक्स निकालना सीधा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एरियर की फिगर तो थोड़ी सी होगी। अगर आप उस पर सीधा टैक्स निकालोगे वो तो स्लैब के अंदर नीली हो जाएगा। इसलिए हमको स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो पहले टैक्स निकालते हैं करंट ईयर में विद एरियर्स, करंट रेट लगा के। फिर टैक्स निकालते हैं करंट ईयर में विदाउट एरियर्स, करंट रेट लगा के। और स्टेप 3 हम निकालते हैं
स्टेप 1 -2, जल्दी बोलो इसे हम क्या बोल सकते हैं? टैक्स ऑन एरियर्स इन करंट ईयर। और बताओ ये जो मैं करंट रेट्स में कह रहा हूं, इसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और रिबेट वगैरह भी लगा दोगे? द आंसर इज यस, सब लगा दो। रिबेट भी दे देना, सेस भी लगा देना। रिबेट पहले देते हैं, सेस पहले लगाते हैं? पहले रिबेट माइनस कर दो, जो बच गया उसके ऊपर सेस लगा दो 4%। यस और नो? अब स्टेप 4 के है, इसे संभाल के रखना स्टेप 3 को। अब हम टैक्स निकालेंगे, टैक्स ऑन एरियर वाला ईयर, एरियर वाला ईयर। इसे हम लिखते हैं टैक्स ऑन टैक्स इन द इन द ईयर इन विच द एरियर्स अक्रूड, टैक्स ऑन दैट इनकम। और ये भी पहले उसमें पहले क्या जोड़ेंगे? विद एरियर्स। क्या हमें उस साल की इनकम दी होगी? यस। बताओ जी, जो स्टेप 1 में हमने एरियर इंक्लूड किए हैं वो इस साल के हैं या पुराने हैं? पुराने जितने भी सालों के एरियर मिल रहे हैं वो सारे हम इस साल में जोड़ लेंगे। लेकिन आपको बताऊं, जब ये स्टेप 4 हमने करना है ना, तब हमें ये अलग अलग ईयर के करने पड़ेंगे। अगर प्रीवियस ईयर 18-19 के एरियर्स भी और 19-20 के एरियर्स भी हैं, तो स्टेप 4 उसके लिए भी निकलेगा जो 18-19 के एरियर हैं, और स्टेप 4 19-20 वाले एरियर्स के लिए भी निकलेगा। और 18-19 पे 18-19 का रेट लगेगा, 19-20 पे 19-20 का रेट लगेगा। हमें 18-19 की इनकम भी दी होगी, हमें 19-20 की इनकम भी दी होगी क्वेश्चन में। फिर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हमने ना कॉपी में करा हुआ है, इसका रिवाइज करना उसको आप। और स्टेप 5 क्या होगा? इन्हीं एरियर्स वाले ईयर की इनकम्स पे टैक्स हम निकालेंगे विदाउट एरियर्स, और फिर उन दोनों को माइनस कर लेंगे। टैक्स ऑन एरियर आ जाएगा रिस्पेक्टिव ईयर्स में। अब मान लो 2 साल के एरियर हैं, दोनों साल का अलग अलग टैक्स आ गया ऑन एरियर, वो जोड़ लो। वो जितना टैक्स आ गया वो हम स्टेप 3 से कंपेयर करेंगे। वो हम किससे कंपेयर करेंगे? स्टेप 3। अगर बताओ, अगर ये वाला टैक्स लग रहा है स्टेप 3 का, मान लो 12,000, लेकिन उस साल में लगता है 10,000, तो 2,000 का रिलीफ है। जो आपका ये स्टेप 1 का टैक्स आ रहा होगा ना, ये पूरी टैक्स लाइबिलिटी है आपकी इस साल की विद एरियर्स, इसमें से 2,000 का रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि स्टेप 1 का टैक्स क्या है? टैक्स इन करंट ईयर विद करंट रेट्स विद एरियर्स। लगना तो है टैक्स, लेकिन उसमें से बस हमें क्या मिल जाना है? रिलीफ। रिलीफ सिर्फ उतना पोर्शन मिलेगा जितना एक्सेसिव टैक्स लग गया इस साल में एरियर्स पे, इन कंपेयर टू दैट फिगर, कि अगर इन एरियर्स को हम उसी साल में टैक्सेबल कर देते जिससे बिलोंग करते हैं, तो कितना कितना टैक्स लगता है इन पे। तसल्ली न्यूमेरिकल करके ही होगी आपकी। अगर कम हुआ, मान लो जो स्टेप 3 का टैक्स आ रहा है, अगर वो मान लो कम हुआ, फिर कुछ नहीं करना। अगर स्टेप 3 का टैक्स कम हुआ, फिर कुछ नहीं करना। देखो मैंने यहाँ पे समरी में कैसे लिखा है, सैलरीज को एरियर्स को टैक्सेबल करेंगे रिसीट बेसिस पे। रिलीफ कैसे निकलेगा? टैक्स लाइबिलिटी स्टेप्स लगा के ना, टैक्स लाइबिलिटी के साथ तारा है, और तारे को मैंने लिखा हुआ है आफ्टर रिबेट एंड सेस। यानी सारे स्टेप्स में जो टैक्स निकलना है रिबेट और सेस के बाद निकलना है। हालांकि ये आपको देखना पड़ेगा कि जिस ईयर के एरियर्स हैं उस ईयर में रिबेट कैसे मिलती थी, वो क्वेश्चन बताएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस एरियर से एरियर बिलोंग करते हो उस टाइम पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ना हो, प्राइमरी एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस हो 2% और 1%, पहले 3% होता था। तो वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा सारा। स्टेप 1 देखो, टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग एरियर्स इन करंट ईयर, टैक्स लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग एरियर्स इन करंट ईयर। स्टेप 3 क्या है? 1 - 2। फिर क्या है स्टेप 4? टैक्स लाइबिलिटी ऑन इनकम ऑफ रेलिवेंट ईयर इंक्लूडिंग एरियर्स। और टैक्स रेट कौन से यूज करने हैं? करंट ईयर के उस रेलिवेंट ईयर के, रेलिवेंट ईयर के। और वैसे ही निकाल लो एक्सक्लूडिंग एरियर। और स्टेप 6 क्या निकाल लो? 4 - 5। ये क्या निकल आया? टैक्स ऑन अमाउंट ऑफ ईयर्स एरियर्स इन रेलिवेंट ईयर। अगर स्टेप 3 हमारा 6 से ज्यादा हुआ तो ही क्या मिलेगी? रिलीफ।
और लास्ट में लिख दिया कि जो रिलीफ का अमाउंट है ये अल्टीमेटली कौन सी फिगर से लेस कर देना सही है, स्टेप 1 की फिगर, क्योंकि स्टेप 1 की फिगर ही आपकी टैक्स लायबिलिटी करंट ईयर की, उसी में से रिलीफ दे दो। यस और नो? क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यहां हमारा अलाउंसेस का टॉपिक कंप्लीट होता है, फोरगोइंग ऑफ सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी, और इसके अलावा रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरी। प्रैक्टिस आपको साथ साथ करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारा परक्विजिट्स का टॉपिक स्टार्ट होता है, जहां हम लोग सेक्शन 17 पढ़ते हैं। मैं काम फटाफट से करना चाहूंगा, आप बताइए कौन कौन से सेक्शन हम यहाँ पढ़ चुके हैं। सैलरी में 15 सैलरी, बेसिस ऑफ चार्ज। 16 में 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, 16(3) प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। सेक्शन 17 में क्या क्या जरा बताओ। मीनिंग ऑफ सैलरी 17(1), 17(2) मीनिंग ऑफ परक्विजिट्स। इस 2 के अंदर कितने पॉइंट पढ़ने हैं? 8 पढ़ते थे, इस बार एक नया क्लॉज आ गया 7A, बजट 2020 से मैंने आपको बताया था, तो मैं इतना लिखने के बजाय ओरली बोल देता हूँ। 17(2), 1, 2, 3, 3 के अंदर 5 पढ़ते हैं हम। 5 फैसिलिटीज है, मोटर कार, गार्डनर, वॉचमैन, वो वाली सारी हम करेंगे कल। उसके बाद 17(2), 4 ये तो आज ही बताया, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर, मॉनेटरी पर्क्स। 17(2), 4 यस और नो? अभी बताया, कहां बताया था? एम्प्लॉयमेंट टैक्स ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर, 17(2), 4 में जोड़ लो, यस और नो? फिर 17(2), 5 है, 6 है, 7 है। 7 में अमेंडमेंट है, 17(2), 7A नया है इस बार, वो भी अमेंडमेंट है। और 17(2), 8 वो होता था एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, जिसके अंदर लोन वाला पॉइंट था, मोटर ट्रांसफर ऑफ मोटर कार वाला पॉइंट था, लैपटॉप का यूज वाला पॉइंट था, वो सारे थे। हम कल करेंगे सारे, कुछ कुछ याद आ रहे हैं। और 17(3) कौन सा था? प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, सबसे लास्ट में। ये सैलरी चैप्टर अपने आप में इतना सा था बस, बाकी लेंथी हो जाता था। सेक्शन 10, सेक्शन 10 हमने क्या क्या पढ़ लिया था? 10(13)(a) HRA रेड विद रूल 2A, 10(14) रेड विद रूल 2 BB, 10(14) 1 भी पढ़ा, 10(14) 2 भी पढ़ा, यस और नो? 10(7) पढ़ा, फॉरेन अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स। बोलो क्लियर है? रिवीजन कर लेना इतनी जाके, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।